हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है आरंभिक स्तर पर भाषा गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, इसका जो 2017 का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करानी पड़ती हैं। तो ये किसके अनुसार? प्लेटो, महात्मा गांधी, श्रीमती मांटेसरी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है श्रीमती मांटेसरी। क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण कंठ से स्पर्श से होता है, का खा गा घा या चा छा जा झा या टा ठा डा ढा या ता था दा धा। तो देखिए, जब का खा गा घा बोलते हैं तो कंठ, ये क्या किसका स्पर्श करता है? तो कंठ। आप देखिए, ता था दा धा यानी क्या होता है? आपकी जो जीभ है वो दांतों से टकराती है। अब जैसे पा फा, यहाँ पे तो हालांकि नहीं है पा फा बा, लेकिन पा फा बा तो होंठ पे टकराती है, यानी कि यहाँ पे का खा गा घा ये क्या है? ये कंठ से स्पर्श है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, विचार विनिमय, दूसरों से शिक्षा ग्रहण या स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना, आत्मविश्वास का अभाव, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण। तो प्रमुख कारण में क्या हो जाता है कि विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना, ठीक है ना, क्योंकि सबसे प्रमुख अगर कारण है तो जब उन चिन्हों का आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो आप उनको क्या यूज करोगे, कैसे यूज करोगे। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, विवृत स्वर हैं का और खा, बड़ा आ और आओ या चा और छा, टा और ठा। तो बड़ा आ और आओ यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, आनंद का पर्यायवाची शब्द है। तो आनंद का मोद, प्रमोद, सुख या उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी यानी कि आमोद, यानी कि मोद, प्रमोद और सुख ये सभी हो जाते हैं, यानी कि उपर्युक्त सभी। द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जो नहीं है वही सही होगा। तो देखिए, छ, त्रंग, ज्ञ और श्रा ये तो संयुक्त है, यहाँ पे श्रा नहीं आया लेकिन ये संयुक्त है, 4 अक्षर होते हैं। लेकिन यहाँ जो है वो नहीं है, वो व्यंजन है आपका, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है ना, संयुक्त अक्षर नहीं है। तो इसलिए आपका यहाँ जो है वो राइट आंसर यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर हैं। तो दीर्घ स्वर कौन है? बड़ा आ यानी छोटा आ या बड़ा आ या छोटी ई या ऋण। तो इसमें देख लेते हैं कौन दीर्घ स्वर। तो इसमें आपका बड़ा आ जो है यानी बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। किसके उच्चारण में निचला होठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? तो देखिए, यहाँ पे किसके उच्चारण में निचला होठ है ना, तो जो निचला होठ हो जाता है वो दांतों को स्पर्श, यानी आप वाह बोलें तो ऐसा नहीं हुआ, बा आप बोलेंगे है ना, तो ये ओष्ठ है। उसके बाद आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, किसके उच्चारण में निचला होठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? तो बा आप बोलेंगे तो हो, देखिए बा पा फा बा भा, तो आप बोलेंगे तो होठ जो है होठ से टकराती है, और वाह आप बोलेंगे वाह, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वैसे तो यहाँ पे आपका जो दांतों को स्पर्श करता है तो ता था, अब आपकी जो जबान है वो दांतों से टकरा रही है, ता था दा, तो ये इसमें से कोई नहीं। वैसे कुछ लोग इसको बा भी मानते हैं, तो आप अपने स्तर से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना।
वाक्य में जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है वहाँ प्रयोग होता है। तो बहुत कम ठहरना होता है तो अल्प विराम, है ना। देखिए पूर्ण विराम यानी कि सेंटेंस कंप्लीट कर लिया, है ना। तो दोनों तो बिल्कुल नहीं, या इनमें से कोई नहीं तो ये भी नहीं। अल्प विराम हो जाता है यानी थोड़ा ठहरने के लिए, जैसे दो लोगों का आपने नाम लिया, दो सब्जियों का नाम लिया, ऐसे जैसे राम मोहन सीता गीता, अब बीच में हल्का सा ऐसा लगा, हल्का सा ठहर के हमने दूसरा नाम कोई लिया है तो वहां पे अल्प विराम यूज करेंगे, है ना। यानी अल्प विराम चिन्ह हम यूज करेंगे, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है 4328 में दहाई वाली संख्या है। तो आप इधर से देखिए, जैसे आपका 4, 3, 2 और 8 है, तो 8 क्या है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजार हो जाता है। तो दहाई यहाँ पे पूछी गई है, दहाई वाली संख्या, यानी कि यही तो है ना 2, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन राइट हो जाता है। जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो क्या कहलाता है, अनंतर क्रम, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, नियत क्रम। तो इसको समझें, जैसे घटते हुए क्रम, यानी पहले आपने 5 लिखा, फिर आपने 4 लिखा, फिर आपने 3 लिखा, फिर आपने 2 लिखा, फिर आपने 1 लिखा, यानी ये घटता हुआ क्रम लिखा, यानी ये अवरोही हो जाता है। अगर आप ऐसे लिखते 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, तो ये क्या हो जाता है, ये आरोही क्रम हो जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो बा ऑप्शन यानी अवरोही क्रम हो जाता है। मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना है। तो देखिए किसी चीज में वृद्धि करना, यानी जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, उसमें आपने 10 रुपए और जोड़ लिए तो वृद्धि क्या हुई, जुड़ गया, योग हो गया, जोड़ा है ना। किसी चीज को बढ़ाना तो उसमें जोड़ा तभी तो आप बढ़ाएंगे, वो बढ़ गया। योग करना, तो योग यानी कि क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ जोड़ना, यानी जोड़। आ ऑप्शन राइट हो जाता है। किसी की संख्या के मान होते हैं 1, 2, 3, 4, तो जब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है जो किसी भी संख्या के मान, यानी किसी की संख्या के मान होते हैं तो कितने, 2 होते हैं मान, है ना। एक स्थानीय मान होता है और उसका एक मान होता है, ये यानी 2 मान हो जाते हैं, अंकित मान जिसको बोलते हैं, है ना। जैसे कि आप मान लीजिए 4330 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा वाले 3 का स्थानीय मान अगर हम कहें तो स्थानीय मान क्या होगा, 300 होगा। और अगर हम मान कहें अंकित मान तो इसका 3 ही तो होगा ना। उसके बाद है 3 अंकों की सबसे पहली संख्या। 3 अंकों की सबसे पहली भाई संख्या क्या हो जाती है, आप देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में आप 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सबसे बड़ी संख्या है और इसमें जैसे ही आपने 1 प्लस किया ये संख्या बन गई 100, यानी ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बन गई। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि आपका जो ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। आप इसी तरह से वर्क कीजिएगा समझ के। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, अति लघु त्रि टाइप में क्वेश्चन हो जाता है, सस्वर पठन से आप क्या समझते हैं। सस्वर सहित वाचन को सस्वर वाचन कहते हैं, अर्थात लिखी हुई विषम वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना स्वर पठन है। सस्वर वाचन के 2 भेद होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। यहाँ पे आपका हो जाता है शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं तथा जो छात्र अध्यापक के अनुसार वाचन करते हैं उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण बताइए। तो भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। इसमें आपका हो जाता है शीघ्रता से पठन, भाव को समझकर ना पढ़ना, पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य 2 बातें, पठन करते समय शब्दों का उचित उच्चारण करना चाहिए तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पढ़ते समय प्रभावोत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उसके पठन की ओर आकर्षित हो सकें। असुंदर यानी खराब लेखन के 2 कारण बताएं। कलम पकड़ने का ढंग ठीक ना होना,
लिखने की कॉपी तथा आंखों की दूरी उचित न होना, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न किया गया हो। पठन कितने प्रकार का होता है? तो पठन 2 प्रकार के होते हैं, सस्वर पठन और मौन पठन। मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन, चित्र पठन। वैसे आप ये 2 पठन अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप ये भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। शब्द किसे कहते हैं? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कान, कलम में, आप, विद्यालय, पुस्तक, राम आदि। श्रुतलेख किसे कहते हैं? तो वे लेख जो सुनकर लिखे जाते हैं उसे श्रुतलेख कहते हैं। शीघ्रता, सुंदरता तथा शुद्धता के साथ लिखा लेख वास्तव में श्रुतलेख कहलाता है। स्पर्श व्यंजन का क्या आशय होता है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख द्वार बंद हो जाते हैं तथा इस प्रकार बोले जाते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, टा, ठा, डाढ़ा, ता, था, दाधा, ये सब हो जाते हैं। शंकर शब्दों को उदाहरण से, यहाँ पे संकर है, हमने शंकर कह दिया। संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए वे शब्द जो 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हों उन्हें संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द विशेष शब्द होते हैं, जैसे रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। तो इसमें क्या है? रेल शब्द अंग्रेजी है जबकि गाड़ी शब्द हिंदी है। इसी तरह टिकट प्लस घर, टिकट घर, ये हो जाते हैं आपके विलोम शब्द। किसे कहते हैं? तो किसी शब्द का विलोम शब्द उस शब्द के अर्थ से उल्टा या विपरीत अर्थ वाला होता है, जैसे अमृत का विष, आदि का अंत, अंधकार का प्रकाश। या इस तरह भी आप कह सकते हैं, जब कोई शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो विलोम शब्द कहते हैं। शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है? तो शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल शून्य ही आता है। अब देखिए यहाँ पे आपका शून्य है और बटे 4, यानी शून्य को क्या करना है? भाग करना है, तो इसका आंसर जो आता है वो शून्य ही आता है। यानी शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर तो भागफल शून्य आता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर शून्य का भाग किसी भी संख्या में नहीं किया जा सकता, जैसे ऊपर संख्या है नीचे शून्य है, तो ये अपरिभाषित हो जाता है। आप इसे याद रखिएगा, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वास्तविक मान किसे कहते हैं? किसी अंक का वो मान जो कभी परिवर्तित नहीं होता उसे वास्तविक मान कहते हैं। जैसे 235 में 2 का वास्तविक मान 2 है जबकि स्थानीय मान 200 है। उसके बाद आपका हो जाता है, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। उदाहरण दीजिए। तो किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य के बराबर हो जाता है। याद रखें कि किसी भी वास्तविक संख्या और शून्य का गुणनफल शून्य होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, संख्या 41,325 एवं 7,061 की तुलना कीजिए। तो आप यहाँ पे देखिए इस तरह से कर सकते हैं। पहले बड़ी संख्या, और इसका मतलब क्या होता है? जिधर का मुंह खुला होता है यानी वो बड़ी संख्या तो होती है। तो ये 41,325 है, तो इससे और 7,061 से ये बड़ी है। या पहले छोटी संख्या रख दें यानी 7,061, और उसके बाद आप जिधर का मुंह खुला है उधर बड़ी संख्या। तो ये तो बहुत ही इजी है, इजी तरीके से आप कर सकते हैं। और भी एक विधि है, जैसे आप इसको घटाकर जो मान आता है वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। 12 पेंसिलें हैं, प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिलें दी गई। कितने बच्चों को पेंसिलें मिली? तो कितने हैं? तो यहाँ पे 12 बच्चे हैं, ठीक है, आपने रख दिया। और 2-2 पेंसिलें दी गई। कितनी दी गई? तो 2 से आपको भाग करना है। तो 2 छंग 12 यानी 6 बच्चों को पेंसिलें मिली। तो वेरी सिंपल है ना, आप बहुत अच्छे ढंग से इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, स्थानीय मान व वास्तविक मान क्या है? स्थानीय मान को उदाहरण सहित समझाएं। स्थानीय मान किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाएं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए स्थानीय मान क्या है। किसी भी संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान
ज्ञात करने के लिए दाएं से बाएं की ओर संख्या के स्थान की गिनती करते हैं, फिर उसके स्थानीय मान का निर्धारण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए संख्या दिए हुए हैं, अब आपको स्थानीय मान निकालना है। तो आपको जब सारी संख्याओं का स्थानीय मान निकालना आता है तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि भाई यहाँ पे देखिए 65, 43, 21, आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, है ना। तो इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पे समझ लें, जैसे ये 1 है तो 1 का स्थानीय मान 1 ही तो है। उसके बाद 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 और 1 0। उसके बाद यहाँ पे 3 है तो 3 सैकड़ा हुआ, तो यहाँ पे 3 और 2 0। उसके बाद यहाँ पे 4 है तो 4 और उसके बाद 0, देखिए 1 2 3 तो 3 0 आपको लगाने हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे 5 है तो आपने 5 लिख दिया। उसके बाद 1 2 3 4, 4 0 लगाने हैं, ठीक है ना। और उसके बाद 6 संख्या यहाँ पे है तो 6 और उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 तो 5 आप 0 लगा देंगे। ये क्या हो जाता है, तो स्थानीय मान इस तरह से आप निकाल सकते हैं बड़े ही इजी तरीके से। इस प्रकार अगर संख्या इकाई स्थान पर हो तो संख्या आपका गुणा 1 है ना, यहाँ पे आपका हो जाता है। उसके बाद दहाई पर संख्या तो 10, सैकड़ा पर संख्या तो 100। वास्तविक मान जिस रूप में संख्या है उसे उसी रूप में माना जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे आपका ये 3 है तो इसका जो वास्तविक मान है वो क्या है, तो 3 ही है। जैसे यहाँ पे संख्या 6 है तो इसका वास्तविक मान क्या है, 6 है। तो इस तरह से इसमें परिवर्तन नहीं होता है। अब आरोही क्रम उदाहरण सहित समझाएं तो इसको देख लेते हैं। संख्याओं के बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है कि सीढ़ियों पर चढ़ना। जैसे आपने बोला 1 2 3 4 5, ये क्या है, आरोही क्रम। अब यहीं पे अवरोही क्रम अगर आपसे पूछा जाता तो आप 5 4 3 2 1, यानी कि आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पे उदाहरण है तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले जो छोटी संख्या है तो उसको लिख दिया, यानी कि यहाँ पे 20 संख्या सबसे छोटी है। फिर उससे थोड़ी सी बड़ी कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए 719, तो 719 आपने लिख दिया। फिर उससे थोड़ी सी बड़ी तो 842, ये आपने लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका ये आपने लिख दिया 719, ये सब लिख दिया। अब ये बचे तो आप यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 78,443 है। और यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 65,342 है। तो 78,000 ज्यादा बड़े होते हैं कि 65,000, तो आपका 65 देखिए कम है, 78 ज्यादा है, यानी 65 और 78, तो आप 65 पहले लिख देंगे, उसके बाद ये 78। और अगर यही अवरोही क्रम में आता तो आप इधर से स्टार्ट करते, तो पहले आप ये संख्या रखते 7 8 4 4 3 और उसके बाद आप रखते 6 5 3 4 2, इस तरह से आप रखते चले जाते, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, उसे क्लियर करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। वर्ण किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए, तो वो छोटी से छोटी मूलध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे है पठन का अर्थ एवं महत्व बताएं, तो पठन का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना तथा उसके अर्थ को ग्रहण करना। इस प्रक्रिया को पठन तथा वाचन कहते हैं। संस्कृत में पठ धातु में शत प्रत्यय जोड़कर पठन शब्द बनता है। भाषाई कौशल के क्रम में पठन तीसरे क्रम पर आता है। सुबोपाली, सुबोपाली, है ना। तो तीसरे क्रम यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना, तीसरे क्रम पे आया और ये फोर्थ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं डॉक्टर रघुनाथ सफाया के अनुसार पूर्ववत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण प्रक्रिया को वाचन कहते हैं। पठन का महत्व, पठन के निम्नलिखित महत्व है। मनोरंजन में सहायक, पठन मनोरंजन का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं और पुस्तकों को पढ़कर मनुष्य मनोरंजन को प्राप्त कर सकता है। सामाजिक उपयोगिता, इस दृष्टि से भी पठन बहुत उपयोगी होता है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लिए सहायक, व्यक्ति के मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए
लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुत आवश्यक है। शिक्षा प्राप्ति में सहायक। पठन की योग्यता के बिना शिक्षा अधूरी है। पठन से ही छात्रों में विचार शक्ति उत्पन्न होती है। समाचारों को जानने के लिए सहायक। समाचार पत्र पत्रिकाएं सभी भाषाओं में अधिकाधिक संख्या में प्रकाशित हो रही हैं। यदि व्यक्ति के पास पठन योग्यता होगी तो वह समाचार पत्र पढ़कर उसका उचित लाभ उठा सकता है। लेखन अभिव्यक्ति के विकास हेतु निबंध लेखन महत्वपूर्ण है। समझाएं। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे और अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सकें, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। मानव अपने विचारों, अनुभवों और कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा चिरकाल से वंचित करता आ रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में सुरक्षित हैं। विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन निबंध लेखन द्वारा ही होता है। पत्र लेखन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। आधुनिक युग में दूरसंचार के साधनों की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में टेलीफोन और मोबाइल ने पत्र व्यवहार बहुत कम कर दिए हैं, फिर भी पत्र लेखन का अपना महत्व तथा उपयोगिता है। पत्र लिखने से ही लेखन शैली, भाषा शैली तथा व्याकरण के ज्ञान का अनुमान लगता है। लिखित अभिव्यक्ति के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत, सामाजिक और औपचारिक पत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। महत्व। पत्र लेखन के द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान सरलता से कर सकते हैं। पत्र लेखन के द्वारा हम दूरस्थ व्यक्तियों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित कर सकते हैं। प्रकार। सामाजिक पत्र, पारिवारिक पत्र, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादन के नाम पत्र, सरकारी कार्यालयों के पत्र। वाक्य किसे कहते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। मन के विचारों और भावों को पूर्णता और स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त करने वाले सार्थक और व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य। विधि सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी बात के कहने अथवा कार्य के होने का बोध होता है उसे विधि सूचक वाक्य कहते हैं, जैसे मैं जाता हूँ। निषेध सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में बात अथवा कार्य के ना होने का बोध होता है उसे निषेध सूचक वाक्य कहते हैं, जैसे मैं नहीं जाऊंगा। आज्ञा सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, जैसे जाओ अपना पाठ याद करो। प्रश्न सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं। विस्मय सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, दुख अथवा आश्चर्य का बोध होता है उसे विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं, जैसे अरे यह क्या हुआ। आरोह अवरोह को स्पष्ट कीजिए। पठन की प्रक्रिया में जब तक उचित आरोह अवरोह शामिल नहीं होता तब तक उसमें सार्थकता पैदा नहीं होती और ना ही पाठ्यवस्तु का भाव ग्रहण होता है। पाठ्यवस्तु के भाव के अनुसार उचित आरोह अवरोह का अभाव उसके भाव ग्रहण करने में भ्रम उत्पन्न कर देता है, इसलिए पठन का मूल तत्व आरोह अवरोह है। उचित आरोह अवरोह की कठिनाइयां। धारा प्रवाह शीघ्रता से पठन, अधिक तेज आवाज में पठन, मूल भाव के विपरीत पठन, अधिक धीमी आवाज में पठन। घटाना में उधार क्यों लिया जाता है? घटाना में उधार क्यों लिया जाता है? उधार ना लेने पर क्या समस्या आएगी? तो घटाने में यदि नीचे की संख्या बड़ी है तो घटाना असंभव है, अतः उधार लेकर ऊपर की संख्या बड़ी करना महत्वपूर्ण है। जोड़ की प्रक्रिया में हासिल का महत्व एवं उपयोगिता बताएं। तो जोड़ना का अर्थ है मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना या योग करना। यह गणितीय मूलभूत संक्रिया है। जब बालक संख्या गिनने का भली प्रकार ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उसे जोड़ना सीखना यानी सिखाना जरूरी हो जाता है। उदाहरण, छात्रों को एक का जोड़ सिखाना, छात्रों को जोड़ प्लस यानी प्लस का निशान चिन्ह समझाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अभाव में उसका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने बच्चे को कोई भी सवाल दिया, जैसे मान लीजिए 4 4 4, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, ये या छोटी संख्या हम लिख दें 4 और 4। अब आपने बच्चे को यहाँ पे कोई निशान लगा के नहीं दिया और आप ये कह रहे हैं इसको जोड़ो, ठीक है। अब बच्चे को वो निशान नहीं दिया तो क्या है, और निशान से कितना फर्क पड़ता है। जैसे यहाँ पे 4 और 4 आपने प्लस किए तो इसका आंसर कितना आया 8। आपने 4 और 4 दिए और कोई चिन्ह नहीं, यानी चिन्ह में अगर कोई भी जरस भी गलती हुई तो समझ लीजिए बहुत ज्यादा गलती हुई। अब यहाँ पे अगर निशान थोड़ा सा
बच्चे क्या समझते हैं, क्योंकि पहले बच्चों को ज्ञान नहीं होता है निशान यानी चिन्हों का, तो वो गड़बड़ी कर देते हैं। अब देखिए ये 4 और 4 8 हुए और ये 4 में से 4 गया तो 0 है ना, और यहाँ पे आपने 4 और 4 रखे तो 4 चक्कू 16, यानी है सब कहीं 4 ही 4, लेकिन आंसर सब कहीं अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह का खेल है सब। अब यहाँ पे आपने प्लस का लगाया इसलिए 4 4 8 हो गए, यहाँ पे आपने माइनस का लगाया यानी 0 हो गया, यहाँ पे आपने गुणे का लगा दिया यानी कि आपका क्या हो गया 16 हो गया। तो सारा खेल किसका है, तो चिन्हों का है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे दे दिया इन्होंने, अब क्या है पहला चरण, इसमें ये अंक दिए हैं इसको समझना है। अब उसके बाद यहाँ पे पहला चरण, इकाइयों को जोड़ने पर 3 + 9 बराबर है ना, तो 1 दहाई 2 इकाई 2 इकाई को इकाई के नीचे रखते हैं और 1 दहाई को हासिल कर लेते हैं। दूसरा चरण, अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या है 9 और 3 12 है। अब 12 का कितना रखेंगे भाई, 12 का तो 2 रखेंगे, जो राइट हैंड होता है उसका वाला नंबर रख लिया जाता है, और जो ये राइट हैंड और फिर लेफ्ट हैंड वो आपका क्या होगा, आपका हासिल चला जाता है ना। अब 12 के 2 हासिल आया 1, अब यहाँ पे 8 8 16 16 और 1 17 17 के 7 और हासिल फिर 1, तो इस तरह फिर दूसरे चरण को जोड़ने पर 1 + 8 + 8 17, तो 1 सैकड़ा और 7 दहाई के नीचे रखते हैं और 1 सैकड़ा हासिल ले लेते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पे आ गया, आप इस तरह से समझा दें। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 और 4 9 और ये वाला 1 हासिल, तो 10 और 10 का कितना आता है, तो 0 आता है, और उसके बाद एक यहाँ पे आपने फिर प्लस कर दिया, 2 2 4, अब 1 5 हो गया और 4 4 8 हो गया। इस तरह से आपका हो जाता है। तो ये आप अच्छे से कर सकते हैं, आप ऐसे ही एग्जाम्पल से आप करेंगे। फिर उसके बाद है समानार्थी शब्दों का आशय उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो समानार्थी शब्द, वो शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। यथा उपवन, बगिया, वाटिका, फुलवारी, बाग। यानी उपवन को क्या क्या कहते हैं, तो बगिया भी कहते हैं, वाटिका भी कहते हैं, फुलवारी भी कहते हैं और बाग भी कहते हैं। अब अंधकार, तम, तिमिर, अंधेरा, ठीक है ना। अनुचर, नौका, सेवक, दास। अरण्य, वन, कानन, जंगल। आकाश, गगन, नभ, आसमान। आज्ञा, निर्देश, हुक्म, आदेश। वायु, हवा, पवन, अनिल, समीर। काम, देव, मनोज, मदन, मन्मथ। और कोमल, मृदु, नरम, मुलायम। गरुड़, पक्षीराज, खगेश, खगपति, हरिवाहन। इस तरह से हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स एक चीज़ आप लोगों से ख़ास तरीके से कहना चाहेंगे कि आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि मैराथन आपकी देखिए 2 मैराथन हो चुकी हैं, और आपकी मैराथन जो भी बची हुई है वो हम कंप्लीट करा देंगे। एक एक सब्जेक्ट की रोज़ एक मैराथन कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोगों के अभी देखिए इतना टाइम है कि आप लोगों की मैराथन कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें, सभी मैराथन हो जाएंगी। और अगर ऐसा हमें लगा कि टाइम कम है तो हम एक दिन में 2 मैराथन, आपको 2 सब्जेक्ट की मैराथन भी दे देंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें और आप लोग अच्छे से स्टडी करें और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। और जो सब्जेक्ट आप लोगों को टफ़ लगते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें, या जिन सब्जेक्ट्स को अभी आप लोगों ने टच नहीं किया है, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं पहले जो टफ़ पढ़ रहे हैं उनको देख लें, लेकिन अब देखिए सारे सब्जेक्ट आप लोगों को देखने हैं। अब इतना टाइम नहीं रह गया है कि अभी रुक जाएं उसके बाद देख लेंगे, तो अब बाद वाला कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।